अगेन टू योर फेवरेट चैनल। मोल कॉन्सेप्ट सीरीज का पार्ट नंबर 11 पढ़ लेते हैं फटाफट से। और अब बस एक दो लेक्चर्स और इसके अंदर बचे हुए हैं। आज मैं आप लोगों को एम्पेरिकल फॉर्मूला पढ़ाने वाली हूँ। देखो, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम लोगों ने पढ़े थे लास्ट लेक्चर में। वैसे देखा जाए ना तो मोल कॉन्सेप्ट के अंदर नॉर्मेलिटी का भी एक कॉन्सेप्ट आता है। एक्चुअली मैंने प्लान किया था कि मैं नॉर्मेलिटी भी पढ़ाऊँ तुम लोगों को। जो मेरे नए बच्चे जुड़े हुए हैं, मुझे नहीं पता उनका क्या बैकग्राउंड है, ठीक है ना, तो मे बी उन्हें शायद नॉर्मेलिटी अभी इस कंडीशन में समझ में आ जाएगा। बट जो मेरे जो FIM से जुड़े हुए बच्चे हैं, जो मेरे बच्चे हैं, ठीक है ना, जो अभी 11th में जस्ट आए हैं, तो अगर मैं उन बच्चों की बात करूं तो नॉर्मेलिटी वाली चीज़ तुम्हें तब तक समझ में नहीं आएगी उतने अच्छे से जब तक कि मैं आप लोगों को पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। अब भाई, नॉर्मेलिटी और पीरियोडिक टेबल कुछ लोग सुनेंगे, मैम क्या रिलेशन है, मैम हमने तो कभी नहीं सुना, हमारे टीचर्स ने तो ऐसे पढ़ा दिया था, क्या रिलेशन है। भाई, नॉर्मेलिटी में एक टर्म आता है, वैलेंसी फैक्टर कहते हैं उसको, ठीक है। उस वैलेंसी फैक्टर को जब तक आप नहीं समझेंगे नॉर्मेलिटी निकालना नहीं आएगा। और उस वैलेंसी फैक्टर को समझने के लिए ना बच्चों, उस वैलेंसी फैक्टर को समझने के लिए आपको क्या करना होगा पता है? आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सा एसिडिक हाइड्रोजन है, कौन सा बेसिक हाइड्रोजन है। एक टर्म होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। आपको उस टर्म का मतलब समझना चाहिए। मुझे नहीं पता आप किस हद तक उस टर्म का मतलब समझता है, बट डेफिनेटली जब मैं पीरियोडिक टेबल पढ़ा दूंगी ना, तब आपको वो टर्म का मतलब अपने आप समझ में आने लगेगा, ठीक है। फिर भी मैं नॉर्मेलिटी का लेक्चर इसके बाद लूंगी, मतलब वीडियो नॉर्मेलिटी के ऊपर भी पोस्ट करूंगी इस सीरीज में, ठीक है, क्योंकि मुझे तो सभी के लिए बनाना है। पर जो मेरे बच्चे हैं, ठीक है, हो सकता है बेटा कि आप लोगों को वैलेंसी फैक्टर के अंदर थोड़ी सी दिक्कत आए, ठीक है। तो वो दिक्कत आप लोगों की डेफिनेटली एलिमिनेट हो जाएगी। कब? जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ लेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद वो दिक्कत आपकी कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगी, ठीक है। वेल, आज के लिए तो इसलिए मैंने एम्पेरिकल फॉर्मूले पे रखा है लेक्चर। एम्पेरिकल फॉर्मूला देखो, वैसे तो मुझे स्टार्टिंग में ही बता देना चाहिए था। फर्स्ट पार्ट लोग जो है वो मोल कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं तो दूसरे तीसरे लेक्चर में एम्पेरिकल फॉर्मूला बता देते हैं, ठीक है। बट हम थोड़ा फिर उधर स्टोइचियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट की तरफ चले गए थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला बाद में ही बात करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो अब हमने पूरा क्या किया, मोल को हमने अच्छे से गैसेस पे लगा दिया, PV&RT सीख लिया, ठीक है। फिर हमने मोल को रिएक्शन पे लगा लिया, मोल एनालिसिस, लिमिटिंग रिएजेंट, POC सब सीख लिया। फिर हमने मोल को सॉल्यूशन पे लगा लिया, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स सीख ली, ठीक है। अभी हमको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना सीखना है, ठीक है ना। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या चीज़ होती है पहले तो ये समझना है हमें। तो भाई, एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है बेटा, वो होता है एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। पहले तो मॉलिक्यूल क्या समझते हो, मॉलिक्यूल या कंपाउंड क्या होता है ये समझता है तुम्हें। कंपाउंड यानी जब कोई एक या एक से ज्यादा एटम, एक नहीं ऑब्वियसली दो और दो से ज्यादा एटम, ठीक है, जब एक दूसरे से केमिकली जुड़ते हैं, मतलब उनके बीच में जब बॉन्ड बनता है, ठीक है, तब जब वो बॉन्ड बनाते हैं और जब वो एक स्टेबल कंपाउंड, मतलब एक स्टेबल चीज बनाते हैं जो कि अब रूम एटमॉस्फेयर में स्टेबल रहेगी, अपने आप ब्रेक डाउन नहीं करेगी, ऐसी चीज को हम कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। जैसे कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी ले लो, H2O, ये सभी कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना। तो जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, हमारे कंपाउंड्स जैसे फॉर एग्जांपल मैंने भी बताया कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ठीक है। तो अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लूँ, CO2 उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी वो फॉर्मूला होता है जिसके अंदर किसी भी, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक वो चीज होती है जो हमें ये बताए कि भाई किसी भी मॉलिक्यूल में एग्जैक्ट कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, कितने नंबर ऑफ कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस, सल्फर, जो भी एटम है वो एग्जैक्ट कितना है एक मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, वो मुझे बताता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो जैसे अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, CO2, तो ये मुझे क्या बताएगा, ये मुझे बताएगा कि भाई इसके अंदर एक कार्बन और इसके अंदर 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं शुगर की बात करूं, शुगर सुक्रोज ले लो या ग्लूकोज ले लो, ग्लूकोज ले लिया, C6H12O6, ठीक है। तो C6H12O6 के अंदर ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है, तो
तो जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 है, ठीक है। तो इसके अंदर मुझे ये पता चलता है कि भाई एक मोल ऑफ ग्लूकोज या एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये मुझे एग्जैक्ट नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देता है किसके अंदर, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। अब इसको मैं अगर सिंपल रेशियो निकालने जाऊं, सिंपल रेशियो मतलब कार्बन के मोल डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन के मोल डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन के मोल, ठीक है। ये अगर मैं निकालने जाऊं तो कितना आ जाएगा, कार्बन के 6 इस टू हाइड्रोजन के 12 इस टू ऑक्सीजन के 6 से काटेंगे 1 जा 2 जा 1 जा, तो कार्बन के मोल इस टू हाइड्रोजन के मोल इस टू ऑक्सीजन के मोल हो जाएंगे 1:2:1। यानी मैं अगर इस फॉर्मूले को लिखने जाऊं तो वो आएगा CH2O। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला, दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज। तो ये जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला आया है, यानी ये जो सिंपल रेशियो आया है एलिमेंट्स का, ठीक है, किसी भी फॉर्मूले के लिए या किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, उसे उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है बच्चों, एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। खैर, एम्पिरिकल फॉर्मूला, अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ाना चाहती हूँ विच इज कॉल्ड परसेंटेज कॉम्पोजिशन, क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करते हुए उसकी जरूरत हमें पड़ती है, ठीक है। तो चलो फटाफट से आगे चलते हैं। हेडिंग पुट कर दो जल्दी से, हेडिंग पुट कर दो परसेंटेज कैलकुलेशन। परसेंटेज कैलकुलेशन, ठीक है। अब ये परसेंटेज कैलकुलेशन के अंदर क्या चीज है, देखो परसेंटेज कैलकुलेशन का बहुत ही सिंपल है भाई। क्या देता है ये हमें, तो ये हमें देता है, इट गिव्स द परसेंटेज ऑफ, या परसेंटेज रेट ले लो, द परसेंटेज मास ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का इन द कंपाउंड, ठीक है। किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का मास परसेंट अगर मुझे निकालना है तो वो उसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन कहलाएगा। बहुत ही सिंपल है। अगर आपका टोटल आपका रिजल्ट बन रहा है, अगर वो 600 मार्क्स का बन रहा है, ठीक है, और अगर आपका मैथ्स का पेपर 100 मार्क्स का है, ठीक है, और या आपको मैथ्स में अकेले क्या कहते हैं मान लो 60 मार्क्स मिले हैं, तो आपको अगर मैथ्स का परसेंटेज निकालना है तो आपको इंडिविजुअली मैथ्स का मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100 करना पड़ेगा। साइंस का परसेंटेज निकालना है तो साइंस का मार्क्स मल्टीप्लाई मतलब डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100 करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जैसे आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मार्क्स सब्जेक्ट के परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो, वैसे ही यहाँ पर इंडिविजुअली आप हर एलिमेंट का परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं बताऊं आपको कि भाई मास परसेंट निकाल लो ऑफ कार्बन इन मीथेन, ठीक है। मीथेन है मेरे पास, मीथेन में कार्बन का मास परसेंट निकाल लो। 1 मोल मीथेन बोल सकती थी मैं, या व्हाटएवर, मैंने बोला नहीं है तो मैं 1 मोल ही कंसीडर करूंगी, ठीक है। तो मास परसेंट ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा, तो भाई सीधी सी बात है, मास ऑफ कार्बन अपॉन जीएमएम ऑफ कार्बन इंटू जीएमएम ऑफ कार्बन नहीं सॉरी जीएमएम ऑफ मीथेन, पता नहीं मुझे क्या हो गया यार, क्या क्या बोल रही हूँ मैं, ठीक है। मास ऑफ कार्बन कितना आएगा भाई, 1 मोल कार्बन का मास 12, 1 मोल मीथेन का जीएमएम 12 और 4 16 इंटू 100, 12 3 12 4 0.75 दैट इज 75%। तो मैं ये कह सकती हूँ कि 1 मोल मीथेन के अंदर 75% ऑफ कार्बन है, तो रेस्ट क्या है भाई, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो 25% क्या हुआ, हाइड्रोजन हुआ, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि अगर मैं ऐसे ले लूं CH3OH, ठीक है, तो CH3OH में मान लो मैं बोलूं कि भाई कैलकुलेट करो मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होगा, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन कैसे कैलकुलेट करोगे, इट्स वेरी सिंपल, मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन जीएमएम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इंटू 100। तो मास ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा बेटा, हो जाएगा 16, ठीक है। अब जीएमएम कितना हो जाएगा, जीएमएम ऑक्सीजन का नहीं लेना चाहिए, मैं फिर वही गड़बड़ कर रही हूँ, जीएमएम तो टोटल का लेना चाहिए क्योंकि परसेंटेज टोटल में से देखेंगे, ठीक है। कितना आएगा देखो, 12 12 और 4 हो जाएंगे 16, 16 और 16 हो जाएगा 32, ठीक है। तो ये हो जाएगा 32 इंटू 100,
ये हो जाएगा 1 जा 2 जा 1 जा 50 जा। तो ऑक्सीजन का मास परसेंट कितना है भाई? मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इज 50%, ठीक है। तो दिस विल बी द थिंग। क्या कहते हो? बहुत ही आसान सी चीज है परसेंटेज कंपोजिशन। किसी भी एलिमेंट का टोटल मॉलिक्यूल में परसेंटेज अगर देखना है तो कुछ ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन तो मैं दे देती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं हम हमारे एम्पेरिकल फॉर्मूले पे, ठीक है ना। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ एवरी एलिमेंट, या सिंपल ले लो, ऑफ H&O in H2O। वेरी सिंपल क्वेश्चन। कम ऑन, मेक इट फास्टर, जल्दी करो। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कम ऑन, मेक इट फास्टर। आता है कुछ? क्या कहते हो? सो हियर वी गो। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन GMM ऑफ वाटर इंटू 100। मास ऑफ हाइड्रोजन 2 है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू 1 इज 2 बाई 18 इंटू 100, दैट इज 100 बाई 9% समथिंग, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन की, तो वो आएगा मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन GMM इंटू 100। मास ऑफ ऑक्सीजन 16 बाई 18 इंटू 100, तो वो आ जाएगा 8 बाई 9 इंटू 100, तो वो आएगा 800 बाई 9%। आप सिंपल इसको 100 से माइनस करके भी निकाल सकते थे, क्योंकि टोटल परसेंट तो 100 ही रहेगा ना, और 2 ही एलिमेंट्स है मेरे पास, ठीक है। तो एक का पता चल गया है तो दूसरे को 100 माइनस कर लो, है ना। तो इस तरीके से परसेंट निकल जाएंगे। क्या कहते हो? इट्स वेरी इजी, ठीक है। अब चलते हैं हमारे एक्चुअल आज के कॉन्सेप्ट जिस पे हमने वीडियो बनाना था उस पर, ठीक है, एंड विच इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। सो फटाफट आएंगे और अगले पेज पर हेडिंग डालेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या कहते हो? एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला यानी क्या चीज होती है? तो अभी बताया था कि भाई एम्पिरिकल फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला होता है, एक ऐसा कॉम्पोजिशन होता है एलिमेंट्स का जो आपको सिंपल रेशियो देता है। किसके? तो उन एलिमेंट्स के। कहाँ पर? तो कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी कंपाउंड जो है उसके अंदर एलिमेंट्स के सिंपल रेशियो देता है, ठीक है। ऐसी चीज को हम एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं। 2 तरह के फॉर्मूले होते हैं किसी भी कंपाउंड को दिखाने के लिए, एक उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है और दूसरा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि भाई एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या देता है, तो इट गिव्स द सिंपलेस्ट रेशियो देगा इसका ऑफ एलिमेंट्स का सिंपलेस्ट रेशियो देगा इन एनी कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स का सिंपलेस्ट रेशियो देगा, उसे कहते हैं हम एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अब सिंपलेस्ट रेशियो देगा यानी क्या? तो फिर उसके लिए अच्छा एग्जाम्पल मैं कोट कर सकती हूँ, वही ग्लूकोज वाला C6H12O6। तो इसके अंदर कार्बन का मोल इस टू हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन, वो कितना आ जाएगा? 6:12:6। सिंपल करेंगे तो 1:2:1। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला, ठीक है। देयरफॉर एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा उसका? एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा CH2O। दिस विल बी द एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, तो एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर दोनों सेम ही चीजें हैं क्या? तो नहीं, पूरी तरह सेम नहीं है, ठीक है ना भाई। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिव्स द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताता है,
इन अ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में एग्जैक्ट कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं वो बताता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं तो ग्लूकोज के अंदर C6H12O6 ये उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये बताता है कि भाई उसके अंदर 6 मोल कार्बन है, 12 मोल हाइड्रोजन है और 6 मोल ऑक्सीजन है। ये चीज बताता है कौन? ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जबकि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बताता है कि 1 मोल कार्बन के लिए 2 मोल हाइड्रोजन है और 1 मोल ऑक्सीजन है। ये रेशो देता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला रेशो देता है, सिंपल रेशो देता है कि भाई 1:2:1, 1 कार्बन के लिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ठीक है, बट इस मिनिमम रिक्वायरमेंट से हर बार ग्लूकोज बनेगा ऐसा जरूरी नहीं है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट किसी और की भी हो सकती है। ठीक है भाई, आप अगर यहाँ पे 12, 24, 12 लिख दो, C12H24O12 ऐसा लिख दो, वो कोई दूसरा मॉलिक्यूल बन जाएगा पर उसका भी एम्पिरिकल फॉर्मूला यही आएगा। ठीक है, तो इससे ये भी पता चलता है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला किन्हीं 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए सेम हो सकता है, पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसकी यूनिक आइडेंटिटी है, वो किन्हीं 2 एटम्स कह रही हूँ, किन्हीं 2 कंपाउंड्स के लिए सेम नहीं हो सकती। ठीक है, सो मैं यहाँ पर ये लिख सकती हूँ कि भाई एम्पिरिकल फॉर्मूला गिव्स सिंपल रेशो, ठीक है, विच कैन बी सिमिलर, जो कि सिमिलर हो सकता है फॉर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, जो कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए भी सिमिलर हो सकता है। ठीक है, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज अ यूनिक आइडेंटिटी। बट जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो यूनिक होता है फॉर एवरी मॉलिक्यूल। हर मॉलिक्यूल की यूनिक आइडेंटिटी होता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और वो उसी के साथ यूनिक रहेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किन्हीं 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का सेम नहीं हो सकता। अब आप बोलोगे मैम 2 ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का तो C6H12O6 होगा। मैंने कहा गधों, दोनों ग्लूकोज का तो ऑब्वियसली सेम होगा, पर एक ग्लूकोज और एक कार्बन डाइऑक्साइड का सेम हो सकता है क्या? नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड का किसी और के साथ सेम हो सकता है क्या? तो नहीं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक यूनिक आइडेंटिटी है, जबकि एम्पिरिकल फॉर्मूला एक सिंपल रेशो है जो किन्हीं के लिए भी सिमिलर होना पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज यहाँ से ये भी समझ में आई कि भाई जो हमने पिछले पेज पे एग्जांपल लिया था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है ग्लूकोज का वो है C6H12O6। ठीक है, जबकि एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है ग्लूकोज का वो क्या है? एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? इसका रेशो क्या है? देखो 1:2:1 यानी CH2O ये है। अरे समझते हो। तो अगर मैं इस एम्पिरिकल फॉर्मूले को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं मिलेगा? भाई मिलेगा। ठीक है, हमेशा मिलेगा। तो क्या हमेशा मुझे हर किसी मॉलिक्यूल के लिए, मान लो मुझे किसी का भी एम्पिरिकल फॉर्मूला पता है और मुझे उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो क्या मुझे हर किसी मॉलिक्यूल के लिए 6 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? नहीं। हाँ, ये जरूर है कि मुझे हर बार ये करना पड़ेगा कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए एम्पिरिकल फॉर्मूले को किसी नंबर n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जहां पे n कोई तो भी इंटीजर है। किसी इंटीजर से तो हमेशा उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर वो इंटीजर क्या हमें दिया होगा? वो इंटीजर आएगा कहां से? तो भाई एक बात देखो जरा, C6H12O6 का GMM निकाल के देखो, वो आता है 180। इसका GMM निकाल के देखो क्या आता है? 12 और 2 कितने होते? 14, 14 और 16 कितने होते? 30। ठीक है ना, 30। तो आप अगर इन दोनों का रेशो ले लोगे तो बराबर 6 आ जाएगा। तो ये जो इंटीजर n है ये पता है कैसे निकलता है? ये निकलता है भाई मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट। एम्पिरिकल वेट मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूले का वेट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का वेट अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूले के वेट से निकलेगा इंटीजर n,
उसे जब आप एम्पिरिकल फॉर्मूले से मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल बी गेटिंग अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा, ये नंबर भी हर किसी के लिए यूनिक रहेगा। तो ये नंबर यूनिक हर किसी के लिए रहेगा क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट हर किसी के लिए यूनिक रहेगा, वो तो मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ एटम के हिसाब से ही रहेगा। ठीक है, तो ये n जो है ये हमेशा हर मॉलिक्यूल के लिए यूनिक आएगा। ठीक है, इसीलिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूनिक हो जाएगा जब भी मैं एम्पेरिकल फॉर्मूले से मल्टीप्लाई करूंगी, जबकि एम्पेरिकल फॉर्मूला और भी कुछ लोगों के लिए सिमिलर आ सकता है। ठीक है, सिमिलर आ सकता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के लिए सिमिलर आ सकता है, पर जब आप उसके n से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो आपको एक ऐसा यूनिक फॉर्मूला देगा जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और वो सबके लिए कॉमन ही रहता है। ठीक है, तो अब भाई सवाल ये उठता है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कैसे किया जाए, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला कैसा जाए। ठीक है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आपके पास है क्या चीज, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो एम्पिरिकल फॉर्मूला सिंपल रेशो है। सिंपल रेशो किसका है? मोल का। ठीक है, मोल का रेशो है। तो अगर मुझे जितने भी एलिमेंट्स मेरे कंपाउंड में है, ठीक है, अगर मुझे किसी तरह उन एलिमेंट्स का मोल पता लग जाए तो मैं क्या करूंगी? मैं सिंपल उसका रेशो ले लूंगी। तो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है क्या चीज? देखो ना, यहाँ पे हेडिंग डालती हूँ मैं फटाफट से, हाउ टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला। कैसे कैलकुलेट करूं एम्पिरिकल फॉर्मूला? तो भाई सीधी सी बात है, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? एम्पिरिकल फॉर्मूला इज मोल रेशो, वो मोल रेशो है। तो मुझे क्या करना है पता है क्या? मुझे कुछ भी करना है, मुझे कुछ भी करके सिर्फ एलिमेंट्स का मोल पता करना है, मोल रेशो ऑफ एलिमेंट्स टू बी वेरी स्पेसिफिक। ठीक है, तो मुझे कुछ भी करके बस क्या करना है? एलिमेंट्स का मोल पता करना है। एक बार मैंने एलिमेंट्स का मोल पता कर लिया, उसके बाद मुझे सिर्फ क्या करना है? उन मोल का रेशो ले लेना है, एंड दैट्स इट। उन मोल का मैं एक बार रेशो ले लूं तो मेरा काम हो जाएगा, मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे कुछ भी दिया है, जैसे मोल पता करना है, तो मोल कैसे पता करूंगी? तो भाई मुझे कुछ भी दिया हो सकता है, मुझे मास दिया हो सकता है। ठीक है, मास दिया होगा तो मैं क्या करूंगी? उनके मास को, पर्टिकुलर एलिमेंट्स के मास को उनके मॉलिक्यूलर के एटॉमिक वेट से डिवाइड करके मोल कैलकुलेट कर लूंगी। ठीक है, फिर सारे एलिमेंट्स के मोल पता चल गए तो मैं उनके सारे मोल्स का रेशो ले लूंगी, और बस मोल्स का रेशो ही मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। या फिर मान लो मुझे नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ? नंबर ऑफ एटम को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके मैं फिर मोल निकाल सकती हूँ, फिर मोल का रेशो ले लूंगी। मोल का रेशो जैसे ही लूंगी मुझे फिर से क्या मिल जाएगा भाई? एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये समझ में आता है? इतनी बात समझ में आती है क्या? अब जैसे कुछ लोगों को समझ नहीं रहा होगा कि मैम क्या कह रहे हो, हमको समझ नहीं आ रहा है। देखो मैं बताती हूँ। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है मुझे, ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई इवैल्यूएट द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोकार्बन। आई मस्ट से, हाइड्रोकार्बन का मतलब समझते हो ना? ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ दो ही लोग हैं, हाइड्रोजन और कार्बन। ऑफ अ हाइड्रोकार्बन विच कंटेन्स, जिसके पास है क्या है भाई? 75% ऑफ कार्बन बाय मास। ठीक है, जिसके पास 75% ऑफ कार्बन है बाय मास, तो डेफिनेटली हाइड्रोकार्बन है, तो कार्बन और हाइड्रोजन ही है। उसमें से भी 75% अगर कार्बन है तो 25% क्या होगा मेरे पास? हाइड्रोजन होगा। तो अगर मैं टोटल मास को, क्योंकि टोटल मास मेरे को दिया नहीं है, अगर टोटल मास मुझे दिया होता तो मैं उसको 75 से मल्टीप्लाई कर लेती, और मैं डेफिनेटली फिर क्या करती? फिर सीधा सीधा मास निकाल लेती, जीएमएम निकालती और फिर बाकी की चीजें कर लेती। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है? मुझे टोटल मास दिया नहीं है, तो अब मुझे टोटल मास को इस कंडीशन में क्या अज्यूम करना पड़ेगा? इस कंडीशन में मुझे उसे 100 अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में मैंने उसे 100 अज्यूम कर लिया है, तो अब मेरा मास ऑफ कार्बन भी, द टोटल मास भी 100, तो मास ऑफ कार्बन 75 हो गया क्योंकि 75% है। ठीक है, एंड मास ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया बेटा? ऑब्वियसली बचा हुआ 25। ठीक है, अब मास निकल गया। अब तो भाई एकदम इजी है,
देखो जरा मोल निकालो क्या आता है फटाफट से। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन के लिए ना एक प्रो टिप देती हूँ, जब भी आप एम्पेरिकल फॉर्मूले का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको बाद में तो मोल का रेशो लेना ही है, तो सब कट पिट जाएगा। तो आप इनिशियल स्टेजेस में ज्यादा कैलकुलेशन के चक्कर में ना पड़े, ठीक है। बस रेशो लेके लिख दें, फ्रैक्शन में लिख दें और फिर बाद में आप उसको काट कूट करते रहें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मोल निकाल लिया, देखो जरा मोल निकाल लिया तो वो आएगा 75/12। वही मोल ऑफ हाइड्रोजन निकाल लिया तो वो आएगा 25/1। अब इन दोनों का रेशो लेना है मुझे, क्योंकि भाई एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मोल रेशो। तो भाई मोल ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मोल ऑफ हाइड्रोजन, मोल ऑफ कार्बन आ जाएगा 75/12, मोल ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा 25/1, 1 जा 3 जा 3 1 जा 3 4 जा। तो मोल ऑफ कार्बन बाय मोल ऑफ हाइड्रोजन आ गया है 1/4, ठीक है। तो मोल ऑफ कार्बन आ चुका है अगर 1, तो मोल ऑफ हाइड्रोजन आ चुका है 4। ये सिंपल फॉर्मूला हुआ, यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो चुका है इसका, CH4। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो चुका है भाई, CH4। अगर आप इसको 2 और 8 करते हो, ठीक है, तो दैट विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बट उसके बारे में हमें यहाँ पे कुछ बोला नहीं है। मॉलिक्यूलर मास जब तक हमें नहीं देंगे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला। कुछ समझ में आता है क्या? देखो जरा बताओ, कुछ समझ में आता है तो ठीक है। चलो इसके बाद और क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। इसके बाद और क्वेश्चंस देखते हैं, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द molecular formula of a molecule containing ठीक है, of a molecule containing, molecule के बोलो फिर से, मैं हाइड्रोकार्बन ही बोल देती हूँ ना, of a hydrocarbon containing 80% of carbon by mass, okay, and the molecular weight of compound is 30। देखो अब मॉलिक्यूलर वेट दिया है कंपाउंड का और कार्बन का मास परसेंट दिया है। अब इससे आप दो बातें कर सकते हो, दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्टली अब मॉलिक्यूलर वेट दिया है आपको, यानी कि 1 मोल कंपाउंड का टोटल मास यानी GMM दिया है, ठीक है। तो इस GMM का 80% कार्बन का मास होगा, ठीक है ना। तो कार्बन का मास होगा तो आपको सीधा सीधा कार्बन मिल जाएगा, यानी एक्चुअली हाइड्रोकार्बन है मेरे पास। देखो मैं दोनों तरीकों से सॉल्व करके दिखाती हूँ, ठीक है ना। एक जो ऑथेंटिक एम्पेरिकल फॉर्मूले का मेथड है उसको वहां सॉल्व करूंगी, एक जो थोड़ा दिमाग लगाने वाला मेथड है उसको यहाँ सॉल्व करूंगी, ठीक है। तो आपको हाइड्रोकार्बन बोला है तो CXHY विल बी द हाइड्रोकार्बन। अब इसका GMM क्या हो जाएगा, तो भाई हो जाएगा 12x + y, ये इसका GMM हो जाएगा, क्योंकि 12x + 1y, ठीक है, ये इसका GMM हो जाएगा। अब कार्बन का मास जो है वो 80% दिया हुआ है, तो मैं ऐसा कह सकती हूँ मास ऑफ कार्बन अपॉन टोटल GMM इंटू 100। ये एक्चुअली मास ऑफ कार्बन मतलब परसेंट ऑफ कार्बन आ चुका है, जो कि 80। अच्छा, मास ऑफ कार्बन कितना है, तो भाई मास ऑफ कार्बन है 12x, GMM कितना है, तो वो है 12x + y इक्वल टू 80/100, जिसको मैं 0.8 ले सकती हूँ, ठीक है। ये एक चीज आ गई। और सिमिलरली ऐसा ही एक इक्वेशन अपने हाइड्रोजन के लिए भी बनेगा, क्योंकि 20% वो हो जाएगा, ठीक है। एक चीज और मैं कर सकती हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे सीधा सीधा कार्बन का मास निकाल सकती हूँ। कैसे निकाल सकती हूँ पता है क्या, कार्बन का मास, क्योंकि टोटल GMM तो मुझे 30 दिया ही हुआ है यार। हाँ, टोटल GMM मुझे 30 दिया ही हुआ है, तो मैं सीधा सीधा 30 का 80% भी नहीं निकाल रही, तो वो आ जाएगा 3 8 24, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा मास ऑफ कार्बन मेरे को दिया हुआ है 3 8 24, तो मैं एक काम कर लेती हूँ ना, मास ऑफ कार्बन 3 8 24 आ चुका है ना, तो 24 विच इज 12x, तो 12x एक्चुअली 24 आ चुका है, तो x एक्चुअली 2 आ चुका है। देखो ना भाई, मास ऑफ कार्बन इज 12x ना, वही तो 24 निकाल लिया तो x2 निकल आया, सही है। और 20% हाइड्रोजन का मास है, तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा बेटा,
हो जाएगा 20% ऑफ टोटल मास यानी कि 30, 0 0 0 0 कैंसिल तो 6। तो y इक्वल टू क्या है भाई, y इक्वल टू 6 है। तो ये सीधा सीधा आ गया C2H6, ये आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो C2H6CXH1। भाई टोटल मास दिया हुआ था, मैंने सीधा मास परसेंट, वही परसेंटेज कंपोजिशन जो इस वीडियो के सबसे पहले सिखाया था, उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे मैंने यूज किया है। क्या कहते हो, उसी कॉन्सेप्ट को यूज किया है। अच्छा, अब अगर ऑथेंटिक मेथड बताऊं, कौन सी, एम्पिरिकल फॉर्मूले वाली, तो भाई वो ये पहले मास परसेंट दिया हुआ है, मास परसेंट दिया हुआ है तो आप उससे क्या निकाल लो, मास परसेंट दिया हुआ है तो आप उससे मोल निकाल लो। तो मोल ऑफ कार्बन आ जाएगा, वो आ जाएगा 80/12। फिर मोल ऑफ हाइड्रोजन आएगा, वो आएगा 20/1। ठीक है, फिर आप मोल ऑफ कार्बन बाय मोल ऑफ हाइड्रोजन का रेशियो निकालो, वो आएगा 80/12 इंटू 20/1। तो 1 जा 4 जा 4 1 जा 4 3 जा, तो वो रेशियो आएगा 1:3। तो इससे एम्पेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा CH3। ये बन गया आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब आपको मॉलिक्यूलर वेट दिया है, एम्पेरिकल वेट निकल जाएगा। एम्पेरिकल वेट कितना हो जाएगा, देखो 12 और 3 15 हो जाएगा। तो वो इंटीजर निकालना पड़ेगा, विच इज मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट, विच इज 2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज N into empirical formula, so it is 2 into CH3. It comes out to be C2H6. This is the answer. This is the authentic method of calculation of empirical formula, by which you can calculate the molecular formula, and this is the shortcut method. क्योंकि आपको टोटल मास दिया था, आप सीधा परसेंटेज निकाल लो, मास ऑफ कार्बन निकाल लो, मास ऑफ कार्बन निकाल लो, बचा हुआ मास ऑफ ऑक्सीजन रहेगा। क्या कहते हैं, देखो जरा। ऐसे ही और कई बहुत अच्छे भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, फटाफट से कर लो, फिर मैं और क्वेश्चंस करवाती हूँ। हो गया होगा तो मैं आगे बढ़ती हूँ फटाफट से, और भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं हमारे पास। ठीक है, एक जैसे यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करवाती हूँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखो बताती हूँ। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीन क्या बोलते हैं चीज़ों के मास परसेंटेज दिए हुए हैं। देखो ज़रा, लिखेंगे फटाफट से। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कंटेन्स कार्बन कुछ 40.6% बाय मास, हाइड्रोजन कुछ 4 पॉइंट समथिंग है, 5 समथिंग है, ठीक है ना, दैट इज 5% बाय मास, एंड ऑक्सीजन है 54.6 समथिंग परसेंट, 54.2%, ठीक है, बाय मास। ये मास रेशियो इनका, मास परसेंटेज इनका दिया हुआ है, ठीक है। और मुझे कुछ दिया है, हाँ बिल्कुल, मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मुझे मॉलिक्यूलर वेट भी दिया है, एंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इज 118। तो फिर कैलकुलेट करने बोले हैं द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला का कैलकुलेट करने बोले हैं, ठीक है। देखो जरा, मुझे ऑक्सीजन मास, मुझे ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन तीनों का मास दिया है। अच्छा, मुझे फिर से यहाँ पे टोटल वेट दिया है कंपाउंड का, तो फिर से मैं अलग अलग से कार्बन का और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों का मास निकाल के डायरेक्टली मोल निकाल सकती हूँ, ठीक है। बट उससे मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं मिलेगा, उससे मुझे डायरेक्टली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। ये वाला जो मेथड था ना हमारा, ये वाला, इस वाले मेथड से मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं मिलेगा। हाँ, फिर इसे सिंप्लीफाई करके आप एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो, ठीक है। बट आपको अगर पहले एम्पेरिकल निकालना है, फिर आपको अगर वो निकालना है मॉलिक्यूलर, तो फिर आपको हमारा ऑथेंटिक मेथड पे ही जाना पड़ेगा। हालांकि देखो, हमें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है, तो आप दोनों में से जो भी करो, इट हार्डली मैटर्स। तो अब करते हैं फटाफट से, देखो सॉल्व। आपको मास ऑफ कार्बन दिया हुआ है 40.6, तो और साथ में आपको मास ऑफ हाइड्रोजन भी दिया हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 5, और मास ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है 54.2, ठीक है। तो मोल ऑफ कार्बन हो जाएगा 40.6/12, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 12 3 36 होता है, 40 फिर से रहेगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 3.3 के आसपास कुछ आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली ले रही हूँ मैं, ठीक है।
और सिमिलरली मोल ऑफ हाइड्रोजन जो आएगा 5/1 तो अप्रॉक्सीमेटली 5 आएगा। मोल ऑफ ऑक्सीजन जो आएगा 54.2/16 तो 16 3 48 होता है। तो ये 48 से कुछ बड़ा है, 6 ही बचेगा। तो फिर से 16 अप्रॉक्सीमेटली ये भी 3.3 के आसपास आ जाएगा। मैं बहुत अप्रॉक्सीमेटली चल रही हूँ, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं कर रही हूँ और आपको भी नहीं करना है, आसपास ही वैल्यूज़ लेकर चलनी है, ठीक है। अब इन तीनों का अगर मैं रेशो लूँगी तो देखो ज़रा, मुझे बहुत सिंपल से तरीके से दिख रहा है। 3 2 6 होता है, बट 3 2 तो होगा नहीं, 3.3 तो 6 से बहुत बड़ा हो जाएगा। आई थिंक 3.3 को अगर मैं 3.3 को अगर मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 5 3 15, 5 3 15 make 16, 1 3 3 1 3 3 5 3 9 4 4.95 यानी 5 के आसपास आ जाएगा। ओके, तो भाई मोल ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मोल ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मोल ऑफ ऑक्सीजन, अगर ये तीनों का रेशो में लेती हूँ तो देखो 3.3 को 1.5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 5 आ रहा है। तो ये हो जाएगा 3.3 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 3.3। इस पूरे को अगर मैं 3.3 से डिवाइड कर दूँ तो हो जाएगा 1:1.5:1, 1.5, क्योंकि देखो 2 तो एकदम 6 से भी बड़ा हो जाएगा ना, 2 तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो 1.5 के आसपास जाएगा। 1.5 को मैं 3/2 लिख सकती हूँ, यानी 1:3/2:1। तो इस सबको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आएगा 2:3:2, यानी कार्बन 2 C2 हाइड्रोजन 3 H3 O2 O2। दिस इज माय एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या कहते हो? अच्छा, इसी से निकाल सकती हूँ हम एम्पिरिकल वेट। तो एम्पिरिकल वेट कितना आ जाएगा? तो 12 2 से 24, 24 और 3 27, 27 27 और ये हो जाएगा 32, तो 9 59। क्या कहते हो? अच्छा, अब इससे निकल आएगा वो एन इंटीजर। एन क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट बाय एम्पिरिकल वेट, मॉलिक्यूलर वेट बाय एम्पिरिकल वेट, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट कितना? 118, एम्पिरिकल वेट कितना? 59, कम्स आउट टू बी 2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल आएगा 2 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, दैट इज C4H6O4। क्या कहते हो? देखो जरा आएगा क्या तुम लोगों का कुछ? तुम लोगों को कुछ आ रहा है क्या कि गधे हो तुम लोग और गधे ही रहोगे? चलो बताओ फटाफट से। कुछ आ रहा है क्या? देखें कितना टाइम हो गया है। चलो बताओ क्या है आंसर। इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं बढ़िया सा, ठीक है, फिर एम्पिरिकल फॉर्मूले को करते हैं यहाँ पे ख़त्म। चलो इसके बाद एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एंड द नेक्स्ट पेज, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक केमिकल है हाइड्रोक्विनोन नाम का। आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि ये हाइड्रोक्विनोन कौन है और इसका स्ट्रक्चर क्या है, हालांकि मतलब है आएगा 12th में ऑर्गेनिक के अंदर, बट अभी फिलहाल हमें कोई मतलब नहीं है। नहीं तो पता चला अरे हाइड्रोक्विनोन दिखकर इतने परेशान हो गए, नो नीड टू गेट परेशान, ठीक है ना। हाइड्रोक्विनोन से अभी हमें फिलहाल कोई मतलब नहीं है। एक कंपाउंड है हाइड्रोक्विनोन, उसके अंदर का कॉम्पोजिशन हमें दिया हुआ है, कंटेन्स, क्या कंटेन करता है भाई? तो 65.4% ऑफ कार्बन बाय मास कितने परसेंट कार्बन कंटेन करता है? 5.5% ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, 5.5% हाइड्रोजन एंड 29.1% ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन कंटेन करता है। अब मुझे बोल रहे हैं कि एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करें, कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला करें कैलकुलेट, और मैं चाहती हूँ कि आप करें, मेक इट फास्ट। चलो पॉज करो, फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ क्या आता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, जल्दी बताओ फास्ट। तो यह है कुछ
कुछ बन रहा है तो उसे क्या करना है, देखो बहुत सिंपल चीज़ है, कर लिया होगा शायद प्रॉबेबली। आपको मास ऑफ कार्बन दिया हुआ है दैट 65.4, ठीक है, टोटल मास अगर 100 ले लूँ तो। सिमिलरली मास ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 5.5 ले लेंगे हम, मास ऑफ ऑक्सीजन इज 29.1। मोल आ जाएगा, मोल ऑफ कार्बन विल बी 65.4 डिवाइडेड बाय 12, मोल ऑफ हाइड्रोजन विल बी 5.551 और मोल ऑफ ऑक्सीजन विल बी 29.1 बाय 16, ठीक है। तो अब 12 5 तो 60 हो रहा है, पता है सभी को 12 5 60 हो रहा है, 5.4 कुछ बच जाएगा, तो 5.4 यानी 55 यानी अप्रॉक्सीमेटली 5.4 या 5 के आसपास ही कुछ आएगा। देखो जरा, देखो तो क्या आता है, आसपास ऐसे ही कुछ आना चाहिए, है ना। फिर अगर मैं बात करूँ 5.5 की तो ये भी वैसे ही आएगा, 5.5 बन जा 5.5 ही आएगा। अब 16 तो 16 2 जा हो जाएगा 32, पर 16 2 जा तो 32 नहीं जा रहा है, ये तो 2 जा नहीं जा रहा है, तो 2 से तो थोड़ा कम जा रहा है, तो 2 से कम जा रहा है यानी 1.8 वगैरह जा रहा है क्या, देखो तो 1.8 1.9 के आसपास कुछ जाएगा, ठीक है, 1.8 या 1.9 के आसपास कुछ जाएगा। अब इन तीनों का सिंपल रेशो ले लेंगे हम, ठीक है, तो अब इन तीनों का सिंपल रेशो ले लेंगे तो भाई 18 3 जा 24 और ये हो जाएगा, अरे वाह 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 5.4 तो आ गया ना 3 जा। यानी अगर मैं ऐसा लूं कि भाई मास ऑफ कार्बन, देखो तुम्हें कोई जरूरत नहीं है एग्जैक्ट कैलकुलेशन की, ठीक है, तुम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, मैं तो ऐसे रफली कैलकुलेट किया, रफली भी कैलकुलेट कर सकते हो। वो आएगा अप्रॉक्सीमेटली 5.4, ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 5.5 और ये आ जाएगा 1.8। तो 1.8 5.4 से 3 जा कट जाता है, तो 1 जा 3 जा 3 जा, तो आ गया ना C3H3O1। दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला, क्या कहते हो, दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला, क्या कहते हो, आता है कुछ, देखो जरा, आती है चीजें, समझ में आता है कुछ, ओके। अब कुछ और अच्छे क्वेश्चंस देती हूँ परसेंटेज कॉम्पोजिशन पर, ठीक है, जैसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो ये फटाफट से लिख लो, आगे क्वेश्चंस देती हूँ, लिख लो फास्ट। चलो देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बट बहुत ही इजी है, जैसे ये है, ठीक है, कंपाउंड ऑफ सोडियम contains 11.5% of sodium by mass. Calculate the minimum molar mass of compound. Come on, अब पहले क्वेश्चन समझो क्या है। ऐसे बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, ठीक है, और कई बार एग्जाम में आ भी चुके हैं, एग्जाम्स में आ भी चुके हैं, बट बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को लेकर। अब यहाँ पे क्वेश्चन समझेंगे, एक कंपाउंड है, एक कोई कंपाउंड होगा, ठीक है, इस कंपाउंड में बोले सोडियम है, ठीक है, पर अकेला सोडियम नहीं है, सोडियम के अलावा भी और चीजें हैं, पर जो बाकी की चीजें हैं उनके बारे में मुझे कुछ नहीं दिया है, मुझे सिर्फ ये दिया है कि टोटल मॉलिक्यूलर वेट जो भी है, ठीक है, सोडियम के वजह से उसमें 11.5% सोडियम का मास है, ठीक है, 11.5% सोडियम का मास है, टोटल मॉलिक्यूलर वेट में से 11.5% सोडियम का मास है। तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, सोडियम के मास का 11.5% निकाल सकते हो और मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो। अच्छा, अब ये जो मिनिमम मोलर मास बोला है, तो ये मिनिमम मोलर मास की क्या कहानी है। तो भाई मैंने तुम्हें क्या बताया, सोडियम के अलावा और भी चीजें हैं। अब तक मुझे जितने भी एम्पिरिकल वेट वाले क्वेश्चंस थे, एम्पिरिकल फॉर्मूले वाले क्वेश्चन थे, उसमें मुझे सारे एलिमेंट्स के बारे में दिया होता था,
तो मैं सारे एलिमेंट्स का टेंटेटिव अमाउंट जो है उससे मैं मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकती थी, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे बाकी के एलिमेंट्स के बारे में नहीं दिया हुआ है, तो मॉलिक्यूलर वेट में जो बाकी के एलिमेंट्स का कंट्रीब्यूशन है वो मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ सोडियम का कंट्रीब्यूशन निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो सोडियम का कंट्रीब्यूशन निकाल सकती हूँ, तो पूरे मॉलिक्यूलर वेट में से सोडियम का इतना कंट्रीब्यूशन तो रहेगा, तो बाकी कोई हो ना हो, जो सोडियम का कंट्रीब्यूशन रहेगा उतना मॉलिक्यूलर वेट तो आएगा ही कंपाउंड का, समझ रहे हो। बाकी कोई हो ना हो, होगा तो ठीक है, उससे ज्यादा आएगा, अगर कोई नहीं हो तो कम से कम इतना मॉलिक्यूलर वेट तो आएगा ही जितना सोडियम के वजह से निकलेगा। तो बस निकाल लो। कैसे निकालोगे, तो मास परसेंट दिया है किसका, सोडियम का, तो मास परसेंट का फॉर्मूला लगा लो भाई। मास परसेंट ऑफ सोडियम हो जाएगा मास ऑफ सोडियम बाई जीएमएम ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। मास परसेंट ऑफ सोडियम इज 11.5। मास ऑफ सोडियम कम से कम एक सोडियम तो लेंगे ही हम, एक से ज्यादा के बारे में हमें बताया नहीं है, तो एक सोडियम का मास 23 डिवाइड बाय जीएमएम इनटू 100। 1 जा 2 जा, जीएमएम कितना आया देखो, जीएमएम मिनिमम, जीएमएम आ गया 200, यानी मिनिमम ये मास तो रहेगा ही, क्या कहते हो, मिनिमम ये मास तो रहेगा ही, कोई हो या ना हो, ठीक है। अगर कोई इससे ज्यादा होता है तो फिर मास इससे ज्यादा हो सकता है, पर मिनिमम इतना मास तो आएगा ही, ठीक है। तो इसके बाद आप देखेंगे फिर नॉर्मेलिटी से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना। एक चीज और मुझे बतानी थी कि अपनी शीट में ऑक्सीडेशन नंबर को लेकर भी चीजें हैं और बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन को लेकर भी सेक्शंस हैं, ठीक है। हालांकि वो सेक्शंस मैंने इसीलिए रखे हैं क्योंकि फिर बाद में क्या होता है कि बाद में जब मैं उन्हें पढ़ाने जाती हूँ तो फिर वो उसके लिए अलग से मटेरियल दो, तो फिर वो और हौच पौच हो जाता है, तो इससे अच्छा उसको इसी मोल में हम रख लेंगे, ठीक है। बट ऑक्सीडेशन नंबर मैं चाहती हूँ कि मैं आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाने के बाद पढ़ाऊँ, केमिकल बॉन्डिंग के आसपास पढ़ाऊँ, क्योंकि मैं नॉर्मली केमिकल बॉन्डिंग के पास साथ ही उसको पढ़ाती हूँ, क्योंकि जब मैं स्ट्रक्चर बनाना आपको सिखाऊंगी तब ज़्यादा अच्छे से आप ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना सीख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एम्पेरिकल फॉर्मूले से जुड़े हुए क्वेश्चन सारे जितने भी हो सकते थे मैंने करा दिए हैं, और साथ में परसेंटेज कैलकुलेशन वाले भी करा दिए हैं, ठीक है। अब बात आती है सिर्फ एक दो कॉन्सेप्ट्स की। एक तो वो नॉर्मेलिटी वाली चीज़ जो मैं चाहती हूँ मैं बाद में कराऊँ, ठीक है। देखते हैं, मैं उसको प्लान कर रही हूँ कि मुझे उससे इसमें ही करवाना है या बाद में करवाना है। और एक चीज़ और है जो कि है वो अपने वो लॉज यार, अपने डेफिनेट प्रोपोर्शन वाले लॉज और मास कंजर्वेशन वाले लॉज, ठीक है, वो लॉज बचे हुए हैं। तो वो एक छोटी सी चीज़ बची हुई है, वो छोटी सी चीज़ खत्म कर दें, फिर मूल कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम वाइंड अप करेंगे और आगे चलेंगे पीरियोडिक टेबल की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको वाइंड अप करती हूँ, फटाफट से अच्छे से क्वेश्चंस कर लेना। अच्छा, इन क्वेश्चंस के बाद आप अपना सेक्शन बी और सी जितना भी बचा हुआ था वो सारी सेक्शंस जो हैं आप लोग फटाफट से अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो उन्हें अटेम्प्ट करके रखें, ठीक है। मैं उन्हें भी डिस्कस करूंगी। अच्छा, एक और छोटी सी चीज़ मैं यहाँ पर भी बता देती हूँ, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर भी क्योंकि क्वेश्चंस आ जाते हैं और वो कॉन्सेप्ट पता नहीं है इसलिए क्वेश्चंस नहीं बनते, ठीक है। और वो है एवरेज एटॉमिक मास और एवरेज मोलर मास का, ठीक है। वो भी बता ही देती हूँ हम, क्योंकि वीडियो बनाता हुआ नहीं है और हमारे पास टाइम भी है और उसके लिए अलग से वीडियो बनाना पुराएगा नहीं, क्योंकि बहुत ही छोटी सी चीज़ है, ठीक है। तो बता देती हूँ एवरेज एटॉमिक मास का क्या कॉन्सेप्ट है। तो हेडिंग डाल देंगे फटाफट पहले, एवरेज एटॉमिक मास। क्या कहानी है ये एवरेज एटॉमिक मास की? तो इट्स वेरी सिंपल। आप सभी आइसोटोप्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। आइसोटोप्स क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है हमने, तो आइसोटोप्स क्या होता है हम सभी जानते हैं कि भाई ये होते हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट के एटम होते हैं विथ सेम एटॉमिक नंबर। इन सभी का एटॉमिक नंबर सेम होता है एंड डिफरेंट मास नंबर, बट इनका डिफरेंट होता है क्या, मास नंबर, ठीक है। जैसे कि कार्बन 12 13 14, कार्बन 6 12, कार्बन 6 13 और कार्बन 6 14, तो ये तीनों एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं, ठीक है ना। ये सभी एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, देखो, तो जैसे मेरे पास यहाँ पे आइसोटोप है कार्बन के 12 6 12 6 13 और 6 14, ठीक है।
हमें सबको पता है कि भाई जो पीरियोडिक टेबल है, हम जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल अभी पढ़ रहे हैं, उसमें हमारे पास आइसोटोप्स के लिए कोई इंडिविजुअल प्लेस नहीं दी हुई है। ठीक है, आइसोटोप्स की कोई इंडिविजुअल प्लेस वहां पे नहीं दी हुई है। हमने आइसोटोप्स को कार्बन की जगह पर ही रखना है। ठीक है, जो नॉर्मल जगह है कार्बन की, हमने वही रखना है। देयर इज नो इंडिविजुअल प्लेस गिवन फॉर आइसोटोप्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर देखोगे पीरियोडिक टेबल में, तो आपको दिखेगा कि वहां पर जो कार्बन का एटॉमिक मास है वो आपको शायद पॉइंट में दिखेगा, 12 पॉइंट समथिंग, या ऐसे बोरॉन का भी देखोगे पॉइंट में दिखेगा, डेसिमल में दिखेगा। सारे एलिमेंट्स का आपको डेसिमल में ही एटॉमिक मास दिखेगा। जबकि हमने शुरुआती में ही पढ़ा है कि भाई एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास होता है RAM इंटू AMU। एटॉमिक मास होता है RAM इंटू AMU। अच्छा, RAM इंटू AMU यानी क्या? तो भाई ये होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी P+N। और P+N देखो वो डेसिमल में तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आधे आधे तो हो नहीं सकते। ठीक है, तो ये जो एटॉमिक मास जो कि पीरियोडिक टेबल में लिखा गया है बेटा, वो एटॉमिक मास होता है एवरेज एटॉमिक मास। जो पीरियोडिक टेबल में लिखा गया है वो होता है एवरेज एटॉमिक मास। अब ये एवरेज एटॉमिक मास क्या चीज होती है? तो ये होता है M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3 एंड सो ऑन अपॉन 100। ये क्या है? तो ये जो M1, M2 और M3 ये जो हैं, ठीक है, ये क्या चीज है? तो ये एक्चुअली एटॉमिक मासेस हैं। किसके एटॉमिक मासेस हैं बेटा? एटॉमिक मासेस हैं ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस हैं। या मैं एलिमेंट्स भी ना बोलूं इसको, ये एक्चुअली एटॉमिक मासेस हैं आइसोटोप्स के। ठीक है, ये जो आइसोटोप्स हैं ये उनके एटॉमिक मासेस हैं। और ये जो X1, X2, X3 ये जो दिया हुआ है ये क्या है? तो ये है परसेंटेज अवेलेबिलिटी। परसेंटेज अवेलेबिलिटी, परसेंटेज अवेलेबिलिटी यानी कितना परसेंट अवेलेबल है कोई भी एटम दुनिया में हमारे पास। जैसे मैं अगर बोल दूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अगर बोल दूं आपको कि भाई मेरे पास इस तरह का क्वेश्चन है कि भाई कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर दो किसका? ऑफ क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर दो। क्लोरीन के मेरे पास 3 आइसोटोप्स हैं। कौन से 3 आइसोटोप्स हैं? तो भाई एक है 1735 और एक है 1736, 2 ही आइसोटोप है। ठीक है, और ये जो है ये मेरे पास 40% है दुनिया में, और ये जो है ये मेरे पास 60% है दुनिया में। ठीक है, तो अब इसका एवरेज एटॉमिक मास आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इसका एटॉमिक मास कैलकुलेट करोगे भाई M1x1, तो इसका M1 कितना है? 35। X1 कितना है? 40%। M2 कितना है? 36। X2 कितना है? 60%। टोटल कितना हो गया? 100%। समझ आता है? तो फिर एवरेज एटॉमिक मास क्या आ जाएगा? देखो जरा, एवरेज एटॉमिक मास क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 35 4 70 70 70 और वो आ जाएगा 140 140 और एक 0 प्लस 36 6 तो 6 6 हो जाएगा, 6 6 हो जाएगा 36, 6 6 6 6 3 18 18 और 21 2160 बाई 100। ठीक है, तो वो आ जाएगा 00653 बाई 100। ठीक है, तो वो जो आपका एवरेज एटॉमिक मास आने वाला है, देखो जरा एवरेज एटॉमिक मास क्या आने वाला है। एवरेज एटॉमिक मास कुछ आने वाला है आपका 35.6 कुछ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये वाला मास है जो पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, जो कि एक्चुअली इन दोनों आइसोटोप्स के लिए कैलकुलेट किया गया एवरेज है, और वो भी उनके परसेंटेज अवेलेबिलिटी के हिसाब से। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। बहुत ही छोटी सी चीज थी इसीलिए बता दी यहाँ पे। ठीक है, तो अब फिलहाल फाइनली इस वीडियो को मैं यहाँ पे वाइंड अप करती हूँ और फिर फटाफट से अगले वीडियो में मिलती हूँ लॉज ऑफ अपने क्या बोलते हैं केमिकल कॉम्बिनेशंस के साथ। ठीक है, और फिर 1-2 लेक्चर्स के बाद हम इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, तो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस, पढ़ते रहो, बी सेफ एंड थैंक यू एवरीवन। थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो अगर पसंद आता है तो। ठीक है, चलो बाय बाय।